नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भारतीय संविधान में पांचवा शेड्यूल क्या कहता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यह क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर एग्ज़ाम में यूपीएससी सीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था। उसको हम जस्ट चंद सेकंडों में देखेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल होता क्या है। तो फिफ्थ शेड्यूल होता क्या है, इसको अगर आपने जानना है तो पहले समझना पड़ेगा फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पांचवा जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो जो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल के बारे में प्रोविज़न आपको किसके अंदर मिलेगा, पांचवें शेड्यूल के अंदर मिलेगा। तो अब आप पूछेंगे कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आपके सामने यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था कि विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उसके बिहाफ के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अब आप बोलेंगे कि हम शेड्यूल्ड एरिया के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम शेड्यूल्ड एरिया के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपको देगा, और इसलिए अगर हम इसको इन डेप्थ में पढ़ लेंगे एक बारी, तो आपके अगर इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आया था, तो पहले हम फिफ्थ शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के अंदर फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कंट्रोल के बारे में बताया जाता है। ये है आपका फिफ्थ शेड्यूल। ओके, अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवार कमीशन जो है 1960-61 में बनाया गया था, जिसने कि ये कुछ क्राइटेरिया रखे हैं नीचे दिए हुए कि भाई अगर ये क्राइटेरिया है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को एज अ शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। क्या क्या है कि अगर आपको किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है, सबसे पहले तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन मिनिमम कम से कम 50% लोग ट्राइबल कम्युनिटी के होने चाहिए। दूसरा है कि उसका एक रीजनेबल साइज होना चाहिए, कंपैक्टनेस होनी चाहिए। तीसरा कि वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड नेचर का होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा होना चाहिए। चौथी बात ये है कि वहाँ पे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की थोड़ी डिस्पैरिटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू नेबर एरिया के मुकाबले में। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया देबार कमीशन ने रखे थे। अब आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा सकते हैं कौन सी कमीशन से शेड्यूल्ड एरिया का क्राइटेरिया रखा गया था, तो आपका यहाँ से यह कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। लेटर क्या हुआ था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या ताल्लुक भी आइडेंटिफाई किए गए थे एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी के तौर के ऊपर। ये सब आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर। ठीक है जी, अब आपको बताना चाहूँगा कि क्राइटेरिया जो है, जितना भी क्राइटेरिया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेल्ड आउट नहीं है, परंतु यह अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है देबार कमीशन के थ्रू जो रिकमेंडेशन थी। ठीक है जी, उसके तहत। चलिए अब थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या प्रोविज़न आपको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारतीय संविधान का फिफ्थ शेड्यूल है वो ही बताता है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का। ठीक है, तो आर्टिकल 244(1), ठीक है, ये आपको प्रोविज़न प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई होने वाली है या फिर क्या क्या प्रोविज़न है जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरिया के लिए बनाए गए हैं। आर्टिकल 244(1) आपको प्रोविज़न ये भी देता है कि जो स्टेट्स हैं लाइक आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अलावा जितने भी अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया हैं, उनके ऊपर सारे प्रोविज़न फिफ्थ शेड्यूल के अप्लाई होंगे, इनके ऊपर नहीं होंगे, जो ये 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब क्या क्या, कौन किसी एरिया को डिक्लेरेशन कौन कर सकता है, कौन डिक्लेयर करेगा कि कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया एक शेड्यूल्ड एरिया है या नहीं है, तो यह कौन डिसाइड करने वाला है, यह प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जी डिसाइड करने वाले हैं। यही डिक्लेयर करेंगे कोई पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आएगा या नहीं आएगा। वह ही डायरेक्ट करेंगे पूरे के पूरे जो शेड्यूल्ड एरिया है उसको या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट को कि उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है या नहीं करना है। तीसरा, वो किसी भी शेड्यूल्ड एरिया का साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कैसे कर सकते हैं, वो कंसल्टेशन करेंगे गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, कि जो गवर्नर होगा उस स्टेट का, उसके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही
प्रेसिडेंट उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स और स्टेट एंड सेंटर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप पूछ रहे होंगे कि ये डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया के बारे में क्यों, तो अभी जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर क्या कहती है, चलिए अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है स्टेट को और सेंटर को। तो जो स्टेट है, ठीक है, उसके पास सारी पावर्स होती है, मैक्सिमम पावर जो है शेड्यूल्ड एरिया की। उसके अलावा जो गवर्नर है उस स्टेट का, वह जो है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करेगा शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, जो भी उसके स्टेट में आता है। तीसरा, सेंटर केवल डायरेक्शन देगा स्टेट को कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है जी। बाकी एग्जीक्यूशन का काम सारा स्टेट का ही रहेगा। मेनली जो प्रेसिडेंट है, जो सेंटर है, वो केवल डायरेक्शन देंगे स्टेट को कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं काम करना है। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट करना है, वहाँ पे किस तरीके से काम करना है, उनका वेलफेयर करना है, किस तरीके से होगा, तो उसके लिए एक काउंसिल बनाने की ज़रूरत होती है। तो एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जाएगी हर स्टेट के अंदर जहाँ पर आपका शेड्यूल्ड एरिया होगा। ठीक है। क्यों बनाई जाएगी, क्योंकि वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए उस शेड्यूल्ड ट्राइब की इन दैट स्टेट। एक सिमिलर काउंसिल वहाँ भी बनाई जाएगी जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहती हैं, परंतु वहाँ पे एक शेड्यूल्ड एरिया प्रेसिडेंट के द्वारा अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो वहाँ पे भी इस तरह की काउंसिल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तीसरा, कि जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 20 मेंबर्स होने चाहिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के अंदर, टीएसी के अंदर, जिसमें कि 15 मेंबर जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ठीक है, मतलब विधानसभा के अंदर, उस स्टेट की विधानसभा के अंदर 3/4 मेंबर जो है रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के 20 में से। ठीक है जी, उस ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है। अब गवर्नर रूल्स बनाएंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, दूसरा उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, या अदर सर्वेंट्स हैं या फिर ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, उसके रूल कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएंगे। ठीक है। तीसरा, कि उसकी मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है जनरली, तो उसके बारे में भी गवर्नर ही डिसाइड करते हैं या रूल बनाते हैं। अब क्या क्या लॉ एप्लीकेबल होते हैं उस शेड्यूल ट्राइबल एरिया के अंदर, तो वो अभी चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं कि क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि गवर्नर को पावर होती है कि वो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो गवर्नर को ये भी पावर होती है कि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है या विधानसभा लॉ बनाती है, तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया के अंदर वह अप्लाई करना है या नहीं करना है, या अगर अप्लाई करना भी है तो उसके अंदर क्या क्या तरीके की मॉडिफिकेशन करके उसको शेड्यूल्ड एरिया के अंदर अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मली हर एक बिल को या कोई भी एक्ट है या कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको डायरेक्टली और नॉर्मल एरिया की तरह ही उस जगह के ऊपर अप्लाई किया गया तो वो शेड्यूल्ड एरिया कैसे होगा। तो उस पर्टिकुलर ट्राइब की एडवांसमेंट और वेलफेयर के लिए उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करने जरूरी होते हैं, या फिर कई एक्ट ऐसे जो वहाँ पे पास नहीं होते, कई रूल वहाँ पे नहीं चलेंगे। ठीक है। गवर्नर को पावर होती है कि वह रेगुलेशन बनाएगा पीस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आफ्टर कंसल्टिंग द टीएसी बोले तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से बातचीत करने के बाद गवर्नर ही उसकी रेगुलेशन बनाएगा पीस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए। अब क्या रेगुलेशन है, लाइक प्रोहिबिट करना है या ट्रांसफ़र करना लैंड को अमंग मेंबर्स, दूसरा कि कैसे लैंड को अलॉटमेंट करनी है लैंड की ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दैट सच एरिया, या फिर उसमें अंदर कैसे बिजनेस करना है, मनी लैंडरिंग का जो प्रोसेसिंग होता है, कि हु लैंड मनी टू मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन सच एरिया। ऐसे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, गवर्नर ही बनाएंगे टीएससी से डिस्कस करने के बाद। ठीक है जी। तो इस तरीके से सारे रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे। अब चलिए थोड़ा आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में कि अदर प्रोविज़न क्या क्या हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर। तो देख लेते हैं कि पंचायत एक्ट आया था 1996 में अंदर, जिसके अंदर थोड़ी एक्सटेंशन दी गई थी शेड्यूल्ड एरिया के लिए, कि मतलब ये पर्टिकुलर पंचायत अगर कोई बनाता है। अब हम भाग 9 के अंदर जाएंगे, जब पार्ट 9 के अंदर संविधान के अंदर भाग 9 के अंदर आपको पंचायत के बारे में मिल जाएगा कि पंचायत से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से पंचायत की फॉर्मेशन होती है, उस चीज़ के बारे में सारे रेगुलेशन मिल जाएंगे आपको भाग 9 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर।
परंतु वो सारे रूल एंड रेगुलेशन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया के अंदर अप्लाई करने हैं या नहीं करने हैं, उसकी एक्सटेंशन आपको शेड्यूल्ड एरिया के लिए पंचायत एक्ट 1996 के अंदर मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी कि वो एक्सटेंड कर सकती है जो भाग 9 के अंदर जितने भी हैं, तो शेड्यूल्ड 5 के लिए, 5th शेड्यूल के लिए आपके उसके लिए अप्लाई कर उसमें एक्सटेंशन प्रोविज़न आपको मिल जाएगा पंचायत एक्ट 1996 के अंदर। अब आप बोल रहे होंगे कि इतना शेड्यूल्ड एरिया पढ़ लिया, इतना शेड्यूल्ड ट्राइब पढ़ लिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे, ये तो बता नहीं रहे कि शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते कहाँ हैं, कौन कौन स्टेट्स में रहते हैं। तो चलिए भी बता देते हैं कि 10 स्टेट हैं हमारे देश में ऐसे जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया का या 5th शेड्यूल का प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। 5th शेड्यूल जहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये यहाँ पर क्या है, 10 स्टेट्स हैं भारत देश की जहाँ के आपको शेड्यूल्ड एरिया मिल जाएंगे, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्रोविज़न है वो 5th शेड्यूल के तौर पे ऊपर चलता है। मैंने आपको उससे पहले बताया कि 4 स्टेट, असम, मेघालय और कौन कौन से स्टेट थे? असम, मेघालय और कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। देख लीजिए आप यहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 स्टेट ऐसे थे जो 244(1) के अंदर जिनको 5th शेड्यूल के प्रोविज़न से बाहर रखा गया था। ठीक है जी। अब इश्यूज़ क्या क्या हैं? अब कोई चीज़ बनती है, थोड़े बहुत इश्यूज़ तो होते ही होते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ ही लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। देखिए सीधी बात है कि TAC के बाद ज़्यादा कोई ज़्यादा कोई पावर नहीं होती एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरह, ठीक है, जो कि 6th शेड्यूल में उसको बताई जाती है, प्रोवाइडेड की जाती है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर। उस तरीके से TAC के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। ठीक है, किस तरीके से कंपोजिशन करना है TAC का? जैसे कि मैंने बोला कि 20 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए, 15 मेंबर तो आपके शेड्यूल्ड ट्राइबल के जितने भी होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 1/4 जो बच के 5 मेंबर है उनकी जो अपॉइंटमेंट करनी हो, किससे करनी है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, उनकी कंपोजिशन कैसे होगी। तीसरी बात, गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन की पावर है। कैसे है कि कई बार ऐसा होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी एडवाइस से ही काम हो रहा है, गवर्नर अपने तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर एनरोचमेंट के कोई पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन के पर्टिकुलर प्रोटेक्शन नहीं है शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर। ठीक है, और एनरोचमेंट हो जाती है अगर एनक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड, ठीक है, तो TAC स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कई बार फ्रेम की जाती है एज कंपेयर टू गवर्नर। कई बार गवर्नर नहीं करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर देती है। कई बार कुछ फंक्शनिंग होती है TAC की, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, अब हमने 5th शेड्यूल के बारे में पढ़ लिया है, भारतीय संविधान के अंदर शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को और देखेंगे कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्या क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको जब बताया कि प्रेसिडेंट ही उसको घोषित करेंगे। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट आपकी सी ठीक हो जाएगी क्योंकि करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट पूछा है। जब करेक्ट पूछा है तो हम करेक्ट ही आंसर देंगे। ठीक है जी, तो करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ही आंसर देना है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इन डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इज द ब्लॉक। तो मैंने पहले आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या तालुक, ये ठीक है, ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर के ऊपर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के तौर के ऊपर, सॉरी। तो लार्जेस्ट है डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट कौन सी है या लोएस्ट कौन सी है, वो है ब्लॉक। तीसरा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेटमेंट है आपके पास कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं, वह गवर्नर होते हैं जो प्रेसिडेंट को देते हैं पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट ऑफ दैट शेड्यूल्ड एरिया। तो दोस्तों क्वेश्चन हमने देख लिया है, हमारी 2 स्टेटमेंट हैं, इसमें से सही हो गई है, एक स्टेटमेंट गलत हो गई है। तो आपसे पूछा कितनी स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं आपकी, तो यह आपकी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखा इन डेप्थ में पढ़ने का कितना फ़ायदा होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद, जय भारत।